यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए जितना ज्यादा खतरनाक है उससे भी कई गुना ज्यादा अपने दोस्तों के लिए खतरनाक है। और यह बात अमेरिका के एक बहुत ही बड़े आदमी ने कही थी जिनका नाम था किसिंजर। यह बात आज बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रूव हो चुकी है, जो कि हालत गल्फ के अंदर हो चुकी है। और साथ ही के अंदर सबको यह बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा पलटीबाज कोई भी नहीं है। अब तो विस्तृत तौर पर रिपोर्ट्स लिखी जाने लग गई हैं। 1 अप्रैल को यह रिपोर्ट लिखी गई है, द सर्कुलर लॉजिक ऑफ ट्रंप्स वॉर विद ईरान। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर भड़ास निकाली गई है, मगर ये उन रिपोर्ट्स के लिए सबसे शुरुआती दौर देखा जा सकता है जब पूरे की पूरा विश्व इस प्रकार की रिपोर्ट्स लिखना चालू करेगा। अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप आज के समय ईरान के साथ में वॉर क्यों कर रहे हैं। उनका ये रीजन है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खुलवाने के लिए मैं अब ये वॉर कर रहा हूं। और ये इसको बंद किसने कराया था? ये इसी वॉर ने कराया था। और ये वाला वॉर क्यों शुरू हुआ था? वो इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि पिछले साल जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने उनकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ओब्लिटरेट कर दिया है, पूरा तहस नहस कर दिया है। और उसके बाद में उसी कारण को लेकर यह वाला वॉर शुरू हुआ, फिर हर्मुज बंद हुआ और अब हर्मुज को खुलवाने के लिए वॉर कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के अंदर भी अब ट्रंप का डर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यहां पर आप देखिए साफ तौर से लिखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट का किसी भी तरीके का ऑयल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। वो इग्नोरेंट है कि ऑयल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। यह बात मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हंसी उड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी यह काम कर सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है। मगर जो गेम चल रहा है, जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, जिसकी बारीकियों को आज आप समझने वाले हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि इस वॉर से एक बहुत ही बड़ा मोटिव अमेरिका अचीव कर रहा है। और वो उसको बहुत जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी क्राइसिस के अंदर खुद डूबा हुआ है। साथ ही के अंदर इजराइल इतना सारा पैसा आखिर ला कहां से रहा है ताकि वो वॉर को आगे कर सके। ईरान की अगर कमर टूटी है तो इजराइल की भी टूटनी चाहिए, वो तो बड़े मजे के अंदर है। मगर उसके पहले इस खास रिपोर्ट के ऊपर नजर डालिए जो कि आंखें खोल देती हैं। वो कहती हैं कि ईरान के वॉर के बाद में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं पर्शियन गल्फ के अंदर जो इन्वेस्ट होने वाले थे या हो चुके हैं, वो अब आखिर जाएंगे कहां पे। इसी रिपोर्ट के अंदर आप ये देख सकते हैं, आगे दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा जो सऊदी अरेबिया ने 1.15 ट्रिलियन के एसेट्स, अबू धाबी यानी कि यूएई ने 1.18 के आसपास में एसेट्स, कुवैत ने एसेट्स, कतर के एसेट्स, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़े सोवरेन फंड्स हैं वो गल्फ स्टेट्स के पास में हैं। और अब इनका क्या होगा? अमेरिका के अंदर यह बात को लेकर बहुत तेजी से टैरिफ्स लगाए गए थे और उनको यह बोला गया था कि इन टैरिफ्स की वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसका फायदा उन्होंने उठाया भी। जो जो कंट्रीज उनसे डर गई, दब गई, उन्होंने उनके साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए और उसके बाद में उन टैरिफ्स को भी गलत ठहरा दिया गया। इंडिया इसके अंदर कहीं पर भी नहीं आता क्योंकि इंडिया के साथ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। हाँ, उसकी बातें हुई हैं मगर साइन नहीं हुआ है। यह बात जाननी बहुत ही आसान है कि ये जितने भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो यूरोप में तो जाने वाले नहीं है, जहां का पहले ही सत्यानाश अमेरिका कर चुका है यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया को उलझाकर, और अब मिडिल ईस्ट के अंदर भी खत्म हो गया। तो ये सारे के सारे पैसे अब अमेरिका जाने वाले हैं। और यही तो अमेरिका चाहता था। वो तो ये कह रहा था कि हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अब अमेरिका ही जाएंगी और तो कहीं जा नहीं सकती। इसी के साथ के अंदर 2025 के अंदर भी ये बात बिल्कुल फाइनल कर दी गई थी कि अमेरिका का जो एनर्जी डोमिनेंस है पूरे विश्व के ऊपर, वो केवल एक साधारण नीति नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिक नीति है। एक बिल आया था जिसको नाम दिया था बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। उसके अंदर स्ट्रैटेजीज रखी गई थी और उसमें कहा गया था कि पूरे विश्व की जो एनर्जी की जो मार्केट है उसको अमेरिका डोमिनेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तेल चाहे किसी का भी बिके, उसका कमीशन अमेरिका के पास जाना चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो उसको करने के लिए आखिर क्या किया जाए? क्या ऐसा काम किया जाए कि पूरे विश्व के अंदर ऑयल को लेकर त्राही त्राही मच जाए और जो ऑयल है अमेरिका के पास सरप्लस हो चुका है, जो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाकर आगे कर दिया है, वो आराम से बिके, महंगे दामों पर बिके और अमेरिका जैसे चाहे वैसे बिके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आर्टिकल के अंदर भी साफ तौर से इस बात को लिखा गया कि एनर्जी की जो डोमिनेंस है वो केवल स्लोगन नहीं है, ये कॉर्नरस्टोन है नेशनल पावर का। करना ही करना पड़ेगा। ऐसा करने से अमेरिका की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, अपने जो अलायंसेस हैं उनको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी और जो उनके जो दुश्मन है, एडवर्सरीज हैं, उनको वो मात देने में मदद मिलेगी। अब इस बात को जानिए कि सब कुछ अमेरिका के हिसाब से वेनेजुएला के अंदर हुआ। वहां के जो ऑयल फील्ड्स हैं अमेरिका के पास में आ गए। आज के टाइम के
अंदर जैसा अमेरिका कहेगा उस प्रकार से उस कंपनी के पास में वो ऑयल फील्ड्स जाएंगे, उन लोगों को इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने लगेगा। मगर 2025 के अंदर क्या हुआ था कि यूक्रेन और रशिया के साथ में जो वॉर हुआ था उसके बाद के अंदर पहले इन गल्फ कंट्रीज को बोला गया था कि आप अपना जो प्रोडक्शन है ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। हाथों हाथ तो उन्होंने बढ़ाया नहीं था, मगर धीरे धीरे 2025 के अंदर जाकर उन्होंने कहा कि हां हम काफी ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, और उस समय वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन होने लग गया था ऑयल का। अब पूरे के पूरे विश्व के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर खासकर बहुत ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होने लग गया, और वो ट्रंप के हिसाब से वो नहीं चल रहे थे, वो अपने हिसाब से चल रहे थे। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी ट्रंप की बात से नहीं चल रहे थे। ट्रंप का मतलब अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे थे। जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि सरकार को चलाती हैं किसी भी कंट्री के अंदर, आप देख लीजिए कि जो इकोनॉमी है वो ही कंट्री को चलाती है, और इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट चलाते हैं, या फिर वो आप ये कह दीजिए जो उद्योगपति हैं वो चलाते हैं। कैपिटलिज्म तो अमेरिका का ही इजाद किया हुआ एक डेफिनेशन है। तो अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं उनके हिसाब से ये इकोनॉमी नहीं चल रही थी। जो गल्फ नेशंस हैं वो अपने हिसाब से चला रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा था, और वो पैसे का अब सत्यानाश हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले ही दिन आए थे उस समय ही उन्होंने कह दिया था, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी को लागू कर दिया था उन्होंने पिछले साल ही, और सीधे तौर पर बोल दिया था कि पूरा का पूरा जो फॉसिल फ्यूल है, चाहे न्यूक्लियर है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे अमेरिका डोमिनेट करेगा, मतलब उनके जो मित्रगण हैं वो डोमिनेट करेंगे। इसी के साथ के अंदर यूएस का ऑयल और गैस प्रोडक्शन भी सब रिकॉर्ड लेवल के ऊपर पहुंच गया, एक्सपोर्ट्स भी पहुंचने लग गए, मगर उनकी कीमतें गिर रही थी। इसी के साथ में ट्रंप ये भी चाह रहे थे कि जो कोल सेक्टर है या न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसके अंदर भी अमेरिका इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अब उस कॉन्फ्रेंस के पहले क्या था, पूरा का पूरा विश्व बोल रहा था कि हम रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर जाएंगे, हम सोलर पावर पर जाएंगे, इन पर जाएंगे, और धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोकेमिकल्स, इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस हटाएंगे। वहां पर जाकर मार्को रूबियो ने ट्रंप के कहने पर, मतलब अमेरिका ने वहां पर साफ तौर से कहा कि तुम्हारी ये बकवासबाजी अब नहीं चलेगी, पानी से बिजली बना लो, सोलर से बिजली बना लो, ये सब नहीं चलेगी, सोलर की जगह तुम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर आओ। आज तक, मतलब आप ये मानिए कि मैं जब छोटा था उस समय से लेकर आज तक जितने भी बच्चे स्कूल से पास आउट हुए हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे के अंदर जिन्होंने पढ़ा है, वो सब कहते हैं कि रीन्यूएबल। इन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल बहुत है हमारे पास, तुम खर्चो और पैसे हमको देते जाओ। और यहां पर ही ट्रंप का जीरो सम डिप्लोमेसी की शुरुआत होती है, मतलब बिल्कुल बड़बोलापन, जिसको जो मन में आए कह दो, क्योंकि उनको पता है कि सारी की सारी पावर उनके पास में है। ये 2025 का आर्टिकल है, अभी का नहीं है, और इसके अंदर भी इनकी यही स्ट्रेटेजीज थी कि भाई सारी की सारी जॉब्स अमेरिका के अंदर आनी चाहिए। अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, उसके जो एयरक्राफ्ट है 36.2 बिलियन के उन्होंने डील कर ली कोरिया के साथ में। हर किसी कंट्री से बोल दिया कि भाई अमेरिका के अंदर जॉब्स देते रहो, तुम बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए इन सबसे हो क्या रहा था, अमेरिका के जो अलाइज हैं वहां पर जो उनकी विमानन कंपनियां हैं, और ये तो एक एग्जांपल के तौर पर बात है, जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारा मुनाफा बनाया है काफी समय से, उन सारों को अचानक से झटका लगने लग गया, यूरोप को झटका लगने लग गया, और अमेरिका हर किसी के साथ के अंदर दबाव डाल डाल के बहुत सारी डील्स को साइन कराते चले गया। ये सारे के सारे देश इनसे अलग होते चले गए, और आज के समय जैसे ग्रीनलैंड वाला भी मसला था, आपको अगर ध्यान होगा तो बोलता है मैं तो ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, आप रोक सकते हो तो मेरे को रोक लेना, रोक वो सकते नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां कौन सी हैं। रूस तो आज के टाइम के अंदर बड़ी आर्थिक शक्ति रही नहीं है, पहले भी कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, मगर रूस एक शक्ति थी, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है। चाइना की जो शक्तियां थी वो बहुत ज्यादा कतरने की तैयारी कर दी गई है, और यूरोप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अलाई था, डायरेक्टली जिसके ऊपर कोई पुराना प्रेसिडेंट बोल नहीं पा रहा था, उसको ट्रंप ने पटक पटक के मारा। अब यहां पर यह आराम से समझा जा सकता है कि यूरोप जो पहले ही यूक्रेन के साथ के अंदर उसको सपोर्ट करते हुए रशिया के साथ उलझा हुआ था, और उसकी जो ऑयल सप्लाईज थी खत्म हो चुकी थी, मगर फिर भी वो अमेरिका के पास में नहीं आ रहा था, वो मिडिल ईस्ट के अंदर जा रहा था, वो ईरान के साथ के अंदर ट्रंप ने कैसा उलझा दिया। रिपोर्ट्स ये बहुत सारी लिखी जा रही है, यूरोपियन लोग ही ज्यादातर ये रिपोर्ट्स लिख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो नीडलेस वॉर कर रहा है ईरान के साथ के अंदर, कोई भी इससे सहमत नहीं है। इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी को नुकसान हो रहा है, इनको वगैरह हो रहा है, वॉर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका का जो टैक्स पेयर है वो पहले से ही 5 बिलियन से ज्यादा 5 दिनों के अंदर बर्बाद कर चुका है। यह बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को पहले 5 दिन के वॉर के अंदर जो उसका असेसमेंट था कि हर रोज $1 बिलियन का नुकसान हो रहा था, यानी कि 5 दिन के अंदर 5 बिलियन, और उसके बाद तो धीरे धीरे स्ट्राइक्स कम होती गई, मगर फिर भी यह बहुत ही शॉर्ट टर्म पेन था। यह भी बात सही है कि अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा ईरान के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, और ईरान ने इस तरीके
तरीके से उसके सामने खड़ा होकर दिखाया है जो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सही माने तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, भारत के अंदर भी किसी को शायद उम्मीद नहीं थी। इलेक्शंस के अंदर जीतकर जब ट्रंप पावर के अंदर आए थे, उस समय के सभी कैंपेन के अंदर उन्होंने अमेरिका की इंटरनल बातें करी ही नहीं थी। सारी की सारी बातें फॉरेन पॉलिसी की थी, और जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो केवल और केवल ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने बहुत ही बड़े आर्टिकल के अंदर शुरू से और आखिर तक ये समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो केवल और केवल ऑयल को लेकर रहा है। जितनी बार विश्व के अंदर ऑयल की किल्लत आई है, उतनी बार अमेरिका को शुरुआती नुकसान के बाद में भयंकर फायदा हुआ है। 1953 के अंदर तो अमेरिका ने ब्रिटिश के साथ में मिलकर ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन भी करा दिया था और वहां पर अपनी कठपुतली एक शाह को बिठा दिया था। यह बात अलग है कि उसके बाद के अंदर इनका भी सत्ता परिवर्तन हो गया था और अभी जो करंट वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो आ चुका था। कई सारे रिपोर्ट्स और वीडियोस के अंदर आप जो देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि जो आयतुल्ला की इस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है वो हटा था शाह को हटाने के बाद में, मगर वो शाह को भी उन्होंने ऐसे नहीं हटाया था, वो भी वहां पर जबरदस्ती बिठाया हुआ था। विश्व के अंदर जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम होता है वो सारे के सारे ये इंटरनेट रिसोर्सेज होते हैं, और ये सारे के सारे रिसोर्सेज वीडियोस किस तरीके से करप्ट होते हैं ये भी आप जान रहे हैं। अब कल ही के दिन अमेरिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर ट्रंप से पूछा जाता है और वो ये जवाब देते हैं कि जो ईरान का वॉर है उससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मगर ट्रंप ये कहता है कि जो अभी तक उनके पास में था वो तो हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि अभी जो वॉर है थोड़ा लंबा और चलने वाला है, और एक दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ईरान के अंदर पूरे हो गए हैं। वैसे एक साल पहले भी हो चुके थे इनके, मगर दोबारा से इन्होंने बोला कि पूरे हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट आसमान के अंदर चलने लग गया और अचानक से बोला नहीं नहीं अभी तो पूरे नहीं हुए, स्टॉक मार्केट को नीचे गिराएंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो अमेरिका चाहता था वैसा ईरान के अंदर हुआ नहीं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डोमिनेट कर इस वॉर को, मगर यह बात भी सही है कि अगर इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजीज आगे चलती रहती हैं तो वो अमेरिका को एक बार पहले भी काफी बड़ा नुकसान पहुंचा चुकी हैं, मगर उस समय अमेरिका के जो अलाइज थे वो उसको मदद करते थे। आईएमएफ को अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से अमेरिका जो कहता है वही चलाता है, मगर फिर भी उसने एक यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो एनर्जी, ट्रेड और फाइनेंस को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब यह बात समझ में आती नहीं है कि आईएमएफ वाला ये लोगों को बता रहा है या फिर ये खुशियां मना रहा है कि इस प्रकार से ये प्रभावित हो रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वहां से जो आने वाला सल्फर और फर्टिलाइजर है, फास्फोरस है, वो सारा का सारा रुक गया। उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स की तो कमी होगी, वो 6 महीने के अंदर पता पड़ेगी। मगर जो इंडोनेशिया का एक प्रमुख उद्योग था, निकल को वो बना के बेचा करते थे, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट जो था वो सल्फर, वो भी आना रुक गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडोनेशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई और इसीलिए इंडोनेशिया के अंदर सबसे पहले देखा गया कि उन्होंने रिबाउंड किया और अमेरिका के साथ में बोल दिया कि भाई जो तुम्हारे साथ में ट्रेड डील थी वो नल एंड वॉइड है, दोबारा से देखेंगे। आईएमएफ का डेटा बताता है कि जैसे ही पहला बम फोड़ा गया वहां पर, उसके बाद के अंदर ये देख लीजिए सारे के सारे जो वेसल्स हैं अचानक से बढ़ते बढ़ते 1 मार्च को कितने कम रह गए। 28 मार्च को फर्स्ट अटैक हुआ था और उसके बाद के अंदर वहां से गिने चुने जा रहे हैं टैंकर्स, कुछ इंडिया आ रहे हैं, कुछ चाइना जा रहे हैं, छोटे मोटे और देश जा रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये जो वॉर है ये अमेरिका का नहीं है, इजराइल का है, और जो इजराइल के साथ में यूएस की पार्टनरशिप है उसके पीछे की क्या इकोनॉमिक्स है। हडसन इंस्टीट्यूट बहुत ही रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है, वो इस बारे में बातचीत करता है और डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पर देखी जाती है, जिसको देखकर पहली बार पता पड़ता है कि भाई मामला तो ये है। पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के हथियारों का, उनकी इंटेलिजेंस है या जो उनका साइबर सिक्योरिटी है उसका तूती बोलती है, और यह बात सबको पता है कि इजराइल से ऊपर कोई भी नहीं है। मगर यह बात अब जाकर सामने आ रही है कि अमेरिका का जो सबसे ज्यादा वेपन प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो इनोवेशन है, सबसे आगे रखने की जो उनकी काबिलियत है, वो सारी इजराइल की वजह से आ रही है। और यहां पर दिखाई देता है कि अमेरिका और इजराइल के अंदर किस प्रकार का कोलिशन है। इजराइल का जो इनोवेशन है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर है, और ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये वहां पर लिस्टेड है। इजराइल के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और इजराइल की वजह से ही चाइना को कंट्रोल में किसी तरीके से अमेरिका रख पाया है अब तक, चाहे वो एआई हो, साइबर डिफेंस है, वो वाटर मैनेजमेंट हो, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो या कुछ और हो। पहले भी सभी लोग ये सोचा करते थे इजराइल के पास इतना सारा पैसा क्यों आ रहा है, और दूसरी बात ये भी सोचा करते थे कि अमेरिका इतना ज्यादा पैसा इजराइल को क्यों दे रहा है।
अब जाकर बात क्लियर हो रही है। इजराइल के सपोर्ट की वजह से ही अमेरिका के वेपन्स की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पर है। जिसके पास वेपन की डोमिनेंस है, वो फिर एनर्जी की डोमिनेंस हो चाहे किसी और चीज की डोमिनेंस हो, मतलब जो ज्यादा तगड़ा आदमी होगा वो कमजोर लोगों के ऊपर डोमिनेट तो होगा ही। तो तगड़ा अमेरिका है इजराइल की वजह से। और दुनिया भर के अंदर ये कई बार बोलते हैं ना कि हम इसको बॉयकॉट कर देंगे इजराइल को, ये इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि इजराइल की 600 से ज्यादा जो कंपनियां हैं वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर है। यानी कि इजराइल को बॉयकॉट करने का मतलब अमेरिका को बॉयकॉट करना है। और जो यूरोपियन डिफेंस की पार्टनरशिप है इजराइल के साथ में, वो तो यूरोप का दोगलापन को भी सामने तौर पर उजागर करती है। ये जो बहुत सारे यूरोपियन देश हैं, स्लोवेनिया है, स्पेन है, इटली है, नीदरलैंड है, इन्होंने कितने सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इजराइल के बारे में क्या कुछ नहीं कहा और पीठ पीछे जाकर उन्हीं से डिफेंस डील साइन की। हाल ही के अंदर जर्मनी ने तो, जो इस वॉर के बहुत ज्यादा खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ कुछ बोल रहा है, उन्होंने उनका जो एरो सिस्टम है उसकी $6.9 बिलियन की डील साइन की है। मतलब सबके सामने तो बोलोगे कि देखो हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और पीछे जाओगे साइन कर लोगे इजराइल के साथ डिफेंस डील। अब देखिए हम दोबारा से मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। पूरे के पूरे विश्व की 20% की जो सप्लाई है, अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो इससे किसको नुकसान होता है? यह बात बिल्कुल साफ थी कि ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर क्लोज नहीं होता तो अमेरिका उसको वैसे भी जाकर कंट्रोल में लेने वाला था। अमेरिका की देखो पुरानी आदत है, वो कहीं पे भी जाता है बोलता है मैं यहां पे पुलिस हूं, तुम सारे के सारे चोर हो, या फिर तुम जनता बन जाओ, यानी कि यहां पर चलेगी बिल्कुल मेरी। ईरान के अंदर वो अपना आदमी बिठाना चाहते थे, वो अभी तक तो हो नहीं पाया। और ईरान के अंदर से ही वो एक रिवॉल्यूशन पैदा करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हुआ। और वहां के जो लोगों को अब धोखा दे दिया उसने, ये कहकर कि ईरान की जितनी भी डेवलपमेंट है, जितना भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, ब्रिज तो तोड़ ही दिया अभी हाल ही के अंदर, उन सबको मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। यानी कि वहां की पूरी जनता इतना पीछे चली जाएगी कि उनको वापस आने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। तो ये देखा जाए तो देश के लोगों के साथ में, सिविलियन पॉपुलेशन के साथ इतना बड़ा धोखा उसने इसलिए कर दिया क्योंकि वो वहां पर तख्ता पलट कर नहीं पा रहे। मतलब तुम कमजोर हो तो अब तुम्हारी कुटाई होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस प्रकार से बंद कर दिया गया है, इस समय वो ईरान के पूरे कंट्रोल के अंदर है। उसकी वजह से देखा जाए तो बीजिंग और मॉस्को को फायदा हो रहा है, यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और एशिया के भी बाकी सारे के सारे देश हैं वो बहुत सारा सोच रहे हैं कि अगर 1 महीने और चला तो आखिर हम करेंगे क्या। गल्फ के बहुत सारे देश अब ये सोच रहे हैं, जो उनके बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स थे उनको रिकॉल करना पड़ेगा, और रिकॉल करने के अंदर सबसे ज्यादा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स रिकॉल होंगे। जहां पर झगड़ा होता है वहां पर नुकसान होता है, और नुकसान के अंदर अब वो यूरोप से अपने इन्वेस्टमेंट वापस लाएं या अमेरिका से लेके आए। यूरोप की खुद की हालत खराब है तो वो ऑब्वियसली यूरोप से ही अपने इन्वेस्टमेंट लाकर और थोड़े बहुत अमेरिका में और थोड़े बहुत खुद के ऊपर खर्च करेंगे। उससे होगा क्या कि यूरोप की हालत और खराब हो जाएगी। बड़े बड़े मीडिया हाउस इस प्रकार की रिपोर्ट्स तो लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो रहे हैं, इसका ये हो रहा है, मगर इन सब के पीछे जो अभी हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया है उनको कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है, या तो डर रहे हैं या इनके ऊपर कंट्रोल है। इन सब के बीच के अंदर जो S&P ग्लोबल है, यानी जैसे हमारे यहां पर सेबी और जो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी एजेंसी होती है, निफ्टी वाला मान लीजिए, उन्होंने जरूर एक वार्निंग यहां पर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की जो क्रेडिट कंडीशंस नॉर्थ अमेरिका के अंदर रही और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लॉन्ग टर्म चीजों को प्रिडिक्ट कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इस समय। और यह भी इस बात का खतरा होता है कि अमेरिका के जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या जो ग्लोबल कंजम्पशन है उसके अंदर फर्क आए। मतलब अगर जल्दी वॉर खत्म हो जाता 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन में, चलो 1 महीना निकाल लो, तब तक तो बात को झेल लेते। मगर अगर ये मामला बढ़ गया और अगर ये देखा जाए कि साल भर तक अगर खिंच जाता है तो उसके जो इफेक्ट है 25 साल तक आएंगे, तो लोगों का जो खर्चा करने का तरीका होता है वो बदल जाएगा। उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी में नुकसान होगा, अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि अगर तेल के प्राइस बढ़ गए तो अमेरिका के अंदर भी इसका फर्क पड़ने वाला है, और वहां के लोगों का भी जो कंजम्पशन का जो एक तरीका है वो बहुत तेजी से बदल सकता है, जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पता नहीं कौन सी कंपनी कहां जाके लुटेगी, और कंपनी अगर लुटेगी, बड़ी कंपनी लुटेगी, तो कहीं ना कहीं से वो ट्रंप भाई साहब की दोस्त हो सकती है। इसी बीच जो अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो उनका तेल है उसको खरीदार मिल जाए, चाइना उनको खरीदार के तौर पर मिल गया है। पिछले साल ट्रंप का जो टैरिफ वॉर था उसकी वजह से उनमें मतभेद हो गए थे, उस समय चाइना ने पूरा का पूरा
ऑयल का, गैस का इंपोर्ट रोक दिया था, अब उसको दोबारा चालू करना पड़ा है। मतलब अमेरिका को इसके अंदर सक्सेस तो मिला है, क्योंकि चाइना ने एक प्रकार से उनकी बात मानी है, घुटने टेक दिए। ये भी हो सकता है क्योंकि पहले बोल रहा था कि तुम टैरिफ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उससे सारी की सारी सप्लाई रोक दी। उसके बाद में कंडीशंस नॉर्मलाइज हो गई है, मगर फिर भी अभी तक ये दोबारा से वहां से गैस और तेल को परचेज करना शुरू नहीं किया था, जो अब कर चुका है। जो अलग अलग कमोडिटीज वहां से इफेक्ट हो रही हैं, उसके बारे में भी कई सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि 9 से ज्यादा कमोडिटीज है, वो उनके ऊपर असर होगा। मगर ये सिर्फ 9 कमोडिटीज नहीं है, उनसे भी बहुत ज्यादा बड़ी इसकी लिस्ट है और पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आप ये देखिए, हीलियम की अगर सप्लाई अगर रुक जाती है तो आपको एमआरआई वगैरह उन सब के लिए, मशीनों के लिए हीलियम नहीं मिल पाएगा और इनके पहले ही दाम इतने ज्यादा हैं, डेवलपिंग नेशंस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसके अंदर आदमी का जैसे 35% तक की जो कमाई होती है वो खाने पीने पर जाती है और थोड़ा बहुत जो सरकार मदद करती है तो इलाज के ऊपर जाती है। अगर फूड प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब अगर 10,000 कोई कमाता है तो 3,500 रुपए तक वो खाने पीने पर खर्चा करता है, और अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 4,500-5,000 तक पहुंचने लग जाएगी, तो खाना पीना तो आदमी छोड़ नहीं सकता, वो दूसरी चीजों को छोड़ेगा और इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कई सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और ये रिपेल इफेक्ट होता है। कंपनी बंद होती है, लोन नहीं दे पाती वो, क्योंकि उसने कहीं से लोन ले रखा होता है, और लोन अगर नहीं दे पाती तो बैंक दिवालिया हो जाता है। बैंक दिवालिया होता है तो दूसरा बैंक दिवालिया होता है, क्योंकि बैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसकी वजह से देश कई दिवालिया हो जाते हैं। आज के समय भी कई सारे ऐसे आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं जो कि इस वॉर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, वो और प्रवोक कर रहे हैं कि अमेरिका इस समय खतरे के अंदर है और उसको और ज्यादा इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने तो इसके अंदर एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नई तरीके की थ्योरी सामने आ गई है, आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर अभी तक कई सारी अलग अलग कर रही थी, रिस्ट्रेंट मतलब अकेले अलग हो जाना, अमेरिका की जो नेशनलिज्म है वो, उसके साथ में उन्होंने नई थ्योरी जोड़ दी है जिसको बोला है ट्रंपिज्म। और इसके अंदर जो इनके हिसाब से रेटेड चीजें हैं उसमें वो सब कुछ उनसे अलग है, जो कि किसी भी दूसरी थ्योरी के अंदर आज तक देखा गया है। अब इन चीजों को देखकर ये पता नहीं पड़ता कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। क्या ये ट्रंप की बड़ाई कर रही हैं कि इतनी बड़ाई कर रही हैं कि उनके एक नाम की एक अलग से पॉलिसी बना दी गई है, और या फिर ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं कि आज तक जो अभी ट्रंप कर रहा है ट्रंपिज्म वाली पॉलिसी के हिसाब से जो अमेरिका के अंदर चल रहा है वो अभी तक की किसी पॉलिसी से जुड़ती हुई नहीं है। और इसका मतलब यह है कि इनका जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी अभी पता नहीं है। हो सकता है इतिहास के अंदर आज से 50 साल बाद जब लिखा जाए तो ये सक्सेस हो सकता है कि ये डिजास्टर साबित हो, अमेरिका की डोमिनेंस को पूरी तरीके से तोड़ दे। यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 2026 से 30 की, उसको अगर आप पढ़ लेते या कोई भी पहले से पढ़ लेता तो उनको साफ तौर से समझ में आ जाता कि देखिए जैसे यहां पर कह रहे हैं कि यूएस की नेशनल सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका को कौन कब्जाने वाला है, उसकी जो बॉर्डर्स है उनके ऊपर कौन कब्जा करने वाला है, मगर इसका यहां पर उल्लेख है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन। ये मतलब पूरे के पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे केवल और केवल अमेरिका कब्जा होगा। और पीस एंड स्टेबिलिटी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कौन सा पीस एंड स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ गई भाई। जिस दिन ये पॉलिसी पब्लिश हुई थी उसके पहले सारा का सारा जो लड़ाई था वो या कुछ अफ्रीकी देशों के अंदर चल रहा है या फिर रशिया यूक्रेन में चल रहा है। इंडो पैसिफिक के अंदर तो कहीं झगड़ा है ही नहीं। वहां पर तो केवल यूं है कि आप है ना चाइना को किस तरीके से कंट्रोल करके रखो। कोई आदमी मरा नहीं, मगर वो यहां पर उन सबको छोड़कर यहां पर पीस एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। और उसकी जगह उन्होंने किया क्या, उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर तहस नहस मचा दिया। ये बात हम इससे फाइनली ये समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल एनर्जी डोमिनेंस का है, उसको रिकंसीडरिंग का यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग का एक माहौल है और इसके तहत ही काम किया जा रहा है, जिसके वजह से आप और हम परेशान हो रहे हैं। इन सबसे किसको फायदा होगा? अमेरिका की कुछ चीजें गड़बड़ जा रही हैं मगर बहुत सारी चीजें सही जा रही हैं। इजराइल को इससे कोई खास नुकसान हो नहीं रहा। ईरान जिस तरीके से सामने खड़ा है, अंदर ही अंदर कई सारे जो वर्ल्ड के अंदर कई लोग हैं उसके समर्थक उभरते जा रहे हैं, मगर अमेरिका का डोमिनेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो अमेरिका ने एक तीर से कई सारे शिकार किए हैं। उसको बहुत ज्यादा फायदा है मगर उसकी मट्टी पलीत भी हो रही है। उसके पास के अंदर आज तेल है, उसके पास गैस है और उसके ऊपर उन्होंने जो सोचा था कि हम कंट्रोल करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे, देखा जाए तो आज वो कर रहा है। आने वाले समय के अंदर किस तरीके से ये चीजें पलटेंगी, इसके लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।